इंक ले लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, शिप प्लेट्स। देखिए अगर आप कभी बिलालगंज वाली साइड पे जाए ना, तो वहां बड़े बड़े गुडून्स के सामने, गोदाम के सामने इस तरह की मोटी मोटी प्लेट्स पड़ी होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये शिप प्लेट्स है। शिप प्लेट्स मतलब मोटी वाली शिप की मोटाई जितनी प्लेट्स है। यह आमतौर पर छोटे मोटे कटर से कटने वाली प्लेट नहीं होती। लेकिन इसके मतलब एक बात क्या है, कहता है कि goods specified in the 13th schedule, the minimum product for a month shall be determined on the basis of single or more input used in the production process. 13th schedule में जो चीजें हैं वो इतनी यूनिक और मुख्तलिफ हैं कि उन पर हम आउटपुट के ऊपर टैक्स का अंदाजा एक चीज से नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके इनपुट से अंदाजा लगाएंगे। और जो इनपुट से अंदाजा लगाएंगे उसके अंदर कोई एक इनपुट नहीं होगी, एक से ज्यादा इनपुट भी ली जा सकती है। तो कहता है कि 13वें शेड्यूल में बताई गई अशिया के लिए एक माह के लिए कम से कम पैदावार का तयन एक या ज्यादा इनपुट की बुनियाद पर किया जाएगा। चूंकि इतनी फास्ट मूविंग होती है कि यहाँ हमारे लिए इनकी आउटपुट से अंदाजा करना मुश्किल है, तो हम इसका अंदाजा किससे करेंगे, इनपुट से। अगर इतना मटेरियल लगा है तो इतनी चीज बनी होगी। लेकिन हम किसी एक चीज से अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि पैदावार का अंदाजा एक से ज्यादा इनपुट से लगाएंगे। कि अगर एक शीट से एक कुर्सी बनती है, विंड बोर्ड की एक शीट से एक कुर्सी बनती है, तो 10 शीटें लगी तो 10 कुर्सी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है मैं कील से भी अंदाजा लगाऊंगा और पेंट से भी अंदाजा करूंगा और पेस्टिंग जो लिक्विड है उससे भी अंदाजा करूंगा, तो वो इससे भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, यू कैन मेमोराइज इट इन द मोमेंट कि जी द गुड्स अपेयर इन द 13th schedule, their output will be determined from their input, and input is not taken as one, will take more than one input. You can write in your own words, no problem. अच्छा आगे चलते हैं तो कहता है कि where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, अगर एक बंदे ने इनपुट टैक्स काटा ही नहीं, he may claim such tax for return of 6 succeeding tax periods. वजह क्या हो सकती है, वो भूल गया था, इनवॉइस देर से आई या इनवॉइस मिसप्लेस हो गई, तो वो उसका इनपुट टैक्स नहीं ले सका, तो वो ये इनपुट टैक्स जो है अगले महीने ले ले, उससे अगले महीने ले ले, उससे अगले महीने ले ले। लेकिन अगर ये मामला मार्च में हुआ है तो वो अप्रैल में सेटल कर ले, अप्रैल में नहीं हो सकता मई में सेटल कर ले, मई में नहीं हो सकता जून में कर ले, जून में नहीं हो सकता क्या कर ले, जुलाई में कर ले, जुलाई में नहीं हो सकता क्या करे, अगस्त में ले जाए, अगस्त में नहीं हो सकता तो 1 2 3 4 5 6 महीने गुजर के सेटल नहीं हो सका, तो 6th मंथ भी पास हो गया, तो अब इसके बाद सेटल नहीं हो सकेगा। याद कीजिए कल वाले सवाल में एक फेक इनवॉइस का मामला डिडक्ट कर दिया था और दूसरा कौन सा कर दिया था, 6 मंथ वाला भी माइनस कर दिया। 6 मंथ से लेट इनवॉइस भी हमने माइनस कर दी थी, हमने कहा था इसका इनपुट टैक्स तुम्हें नहीं मिल सकता। क्लियर हो गई जी बात? नेक्स्ट चीज, सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ। देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि शेयर की मर्जी है, जो मर्जी दे, है ना। अच्छा तो गवर्नमेंट की भी मर्जी है, जो मर्जी करे। तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट इम्पावर्ड है हमें बता रहे हैं, हमें तो मतलब भाई है इम्पावर्ड। अच्छा टू प्रिस्क्राइब एनी टैक्सेबल गुड, कि किसी भी टैक्सेबल गुड को क्या कर दे, प्रिस्क्राइब कर दे, मेंशन कर दे, बता दे, कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ होल आर पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स। तो फेडरल गवर्नमेंट बाख्तियार है
इजाजत दे सकती है कि किसी चीज की इंपोर्ट टैक्स कम देकर या टैक्स का कोई हिस्सा ना देकर इंपोर्ट कर ली जाए हालात के मुताबिक कि जी आजकल कुकिंग ऑयल महंगा, हुकूमत कहती है इसके सेल्स टैक्स में इतना कम मर्जी उसकी, तो आप ये कहते हैं हुकूमत अशिया की दरामद की इजाजत दे सकती है बगैर किसी टैक्स की अदायगी के और टैक्स की अदायगी के जुज़वे हिस्से के बगैर, दोनों सूरतों। क्या ये मुश्किल बात? गवर्नमेंट कैन डिटरमिन either tax lesser for an import, either no tax on import for any particular article, for any particular good। क्या अपने अल्फाज में बंदा लिख नहीं सकता है बात? इतनी सी बात है, इसका MIE खुद बना लेंगे, मेक इट इजी। अब मसला यह है कि एक बहुत बड़ा फटा है, फलां चीज इंपोर्ट की, फलां दिन ये रेट था, आज ये रेट है, किस दिन का रेट लगेगा। उन्होंने कुछ मसलों को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि taxable supply made registered person is chargeable at the rate applicable at the time of supply। आम तौर पे जो चीज जिस दिन सप्लाई होगी उस दिन का रेट लगेगा, जिस दिन सप्लाई होगी उस दिन का रेट लगेगा। मिसाल के तौर पे आज आपने जाके स्टील के पाइप खरीदे तो आज सप्लाई मिली ना आपको, तो आज का रेट लगेगा। कल जो बंदा आएगा स्टील बार्स लेने, उसके ऊपर कल का रेट लगेगा। तो जिस दिन लेगा उस दिन का रेट लगेगा। सिंपल बात, तो मुश्किल बात है। द रेट विल बी अप्लाइड ऑन द डे ऑन विच द गुड इज बीइंग सप्लाइड, द आर्टिकल इज बीइंग सप्लाइड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन इंपोर्टेड गुड के लिए ना कुछ थोड़े डिफरेंट मामला हो जाते हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई बंदा गाड़ी मंगवाता है, किसके लिए? घर के लिए, ठीक है, और कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पोर्ट से जाकर गाड़ी ले आता। आप कराची जाते हैं, जाकर प्रियूज है, बड़ी प्यारी गाड़ी है, आप कहते हैं मेरे से इंतजार नहीं होता, कहाँ मेरी गाड़ी बेचारी घरों मतलब ट्रकों के धक्के खाएगी, किस किस की नजर उस पर पड़ेगी। हम शरीफ खानदानी लोग हैं, तो हमारी इज्जतदार गाड़ी है, तो हम उसको अपने महफूज हाथों में लेके आए। तो आप वहां जाते हैं और जाके खुद शिपयार्ड से गाड़ी वसूल कर लेते हैं। तो वो कहता है द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच अ गुड इज एक्नॉलेजमेंट इज प्रेजेंटेड, कि एक्नॉलेजमेंट प्रेजेंट कर दिया गया कि जी ये कंज्यूमर ने रिसीव कर ली, लो जी आज का रेट लगा दो। ठीक है, आप 2 दिन लेट पहुंचे, कोई रेट ऊपर नीचे हो गया तो 2 दिन बाद का रेट लग जाएगा ना। ठीक है ना, बात समझ आ गई? तो जिस दिन क्या मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? जब कोई खत आता है उसके साथ एक अक्सर छोटा सा लेटर होता है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का, अदालती मामलात का, तो वो आप साइन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? एक्नॉलेजमेंट। नीचे डेट डली होती है, इस दिन ये मूल्य था, तो उस दिन की डेट का रेट लगेगा। क्लियर जी? अच्छा, क्लियरेंस इज डन फ्रॉम द, गाड़ियां शिप यार्ड से उठा के वेयर हाउस ले गए। जनरली इसकी वजह क्या होती है? कमर्शियल पर्पज होता है जी। क्या हाल है? इसका मकसद कमर्शियल पर्पज होगा। तो कहते हैं द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच क्लियरेंस इज डन फ्रॉम द वेयर हाउस। अब जाहिर है कि वो वेयर हाउस से क्लियरेंस होंगी, तो जब वेयर हाउस से होंगी तो फिर जब वहां से क्लियरेंस हो जाएगी रेट वहां लग जाएगा। क्लियर जी? अच्छा, where goods are declared is presented in advance of arrival of conveyance। आप गाड़ी की मोहब्बत में पहले ही पहुंच गए हैं और अभी वहां जहाज पहुंचा ही नहीं है, और आप वहां बैठ के जो है क्या हाल है जी, टाइटैनिक का इंतजार कर रहे हैं कि टाइटैनिक आएगा, उसके ऊपर मेरी गाड़ी आ रही है। ठीक है ना? नहीं, टाइटैनिक की गाड़ी की बात नहीं करते, पता नहीं आप कहां पहुंच जाए। टाइटैनिक के अंदर की गाड़ी, अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि कासिम आ रहा है, कासिम भी एक शिप का नाम, कासिम ले आते हैं, चीजें पाक रखें, तो कासिम पे मेरी क्रूज आ रही है बैठ के, तो आप पहले ही पहुंच जाते हैं। ऐसा भी होता है, इंसान अक्सर इंतजार से पहले पहुंच जाता है। इसके बाद नूरजहां का गाना बड़ा मशहूर है, सानू नहर वाले पुल तक बुला, तो आप वहां जाके गाना गा सकते हैं।
कि सानू शिप यार्ड पे बुला के तो होरे कासिम कितने रह गए, है ना जी। तो एनीवे, तो आप पहले ही पहुंच गए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ कन्वेंस, शिप अराइव एंड डिलीवर द गुड्स आर आर्टिकल। यानी उसके आने से पहले का रेट नहीं लग जाएगा आपने, मैं 3 दिन पहले पहुंचा, मेरा 3 दिन पहले का रेट, अगर बीच में रेट चेंज वाले नहीं मैं पहले आ गया था, नहीं पहले वाले चक्कर कोई नहीं। शिप आएगा, गाड़ी डिलीवर होगी, फिर रेट लगेगा। क्लियर जी। हाँ, एहतराम लोग आपका करेंगे कि आप पहले आए, शायद क्या कहेगा था कब पिला दें आप, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, वो कह रहे मोहब्बत प्यार अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। अच्छा बच्चों, लिस्ट डाउन द गुड्स विच आर चार्ज टू टैक्स एट द 0 रेट या 0%। कौन सी गुड्स? गुड्स एक्सपोर्टेड, जो चीजें एक्सपोर्ट की गई हैं, फिफ्थ स्केड्यूल में है, कपड़ा है, चादरें हैं, स्पोर्ट्स खेलों का सामान है, आलाते जराही है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा जी, तो वो, लेकिन वो सारे नहीं, जो लोकल यूज है वो नहीं, जो उसमें से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देन सप्लाई ऑफ स्टोर्स, प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, कन्वेंस प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ये होता है कि वही चीजें जिस पे हम टैक्स लगाते हैं, वो चीजें जो हम आम तौर पे जिन पे टैक्स लगाते हैं वही चीजें होती है, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट हो रही है तो उनका रेट 17 से एकदम क्या हो जाता है, 0। इसी तरह टिश्यू पेपर के डब्बे पे क्या है, 17% टैक्स है। लेकिन जैसे ही एक जहाज जा रहा है, आपकी बिरादरी का बंदा दुबई जा रहा है लेकर पैसेंजर्स को, अब यहां पे जो एयर होस्टेस लाके टिश्यू पेपर का डब्बा देगी रोज पेटल का, उसका रेट क्या हो जाएगा, 0 रेट। तो पढ़ लीजिए, गुड्स सप्लाई ऑफ स्टोर, प्रोविजन फॉर कंजम्पशन, यानी खाना वाना भी क्या होगा ना कोई। अच्छा, अब्रॉड, कन्वेंस, कन्वेंस है ना, जहाज जा रहा, प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान, तो बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने वाला मुसाफिर प्यारा, उस पर क्या हो जाएगा, 0% रेट है। और जो एक्सपोर्ट हुई है उस पर भी क्या हो जाएगा, 0%। सच अदर गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, जब भी कभी हालात आ जाएं, हालात बेकाबू हो जाएं, सूरत हाल जल्दबाजी की बन जाए, इमीडिएट, फौरी, तो ऐसी सूरत में पर्पस के तहत नेशनल सिक्योरिटी के लिए किटें आ गई, फौजियों की जरूरत है। अच्छा, ये भी हो सकता है वो फैसला करें कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंडर क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स हैं उनको फौज में भर्ती कर लिया जाए, उनके लिए किटें आ जाए। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे बलूचिस्तान में लोगों को सैलाब से बचाने के लिए सीए के सारे बच्चों को बुला लिया जाए, और ऐसी सूरत में हवा भरने वाली जैकेटें उनको मुफ्त दी जाए और उन पर 0 टैक्स हो जाए। खुराक के मामले में ऐसा हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में कि जो चीज बाहर से इंपोर्ट की जा रही है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। तो देखिए, एक्सपोर्ट पे तो टैक्स है ही नहीं, बाहर जाते हुए कोई जहाज या हमारी चीज है, कन्वेंस है, वो चीजें यूज कर रहा है, उस पर भी टैक्स 0% है, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स 0%, लेकिन इंपोर्ट पे भी 0% हो सकता है जब मुल्क पे नागुज़ीर हालात आ जाए, जंग की सूरत में फौजी साजो सामान, खुराक के शॉर्टफॉल की सूरत में खुराक का सामान, और आम जंगी हालात में या आम सिविल प्रॉब्लम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की किट्स वगैरह मुफ्त हो सकती है, मास्क हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं। अच्छा बच्चों, एक्सेप्शन टू 0 रेट, 0 रेट में एक एक्सेप्शन भी है कि बात चीजों पे 0 रेट तुम नहीं लगाओगे। मिसाल के तौर पे, however following goods shall not charge tax at the rate of 0, इन पे 0 रेट नहीं लगाएंगे। क्यों? इस पे शरारत हुई है तो एक्सेप्शन में डाल दिया। क्या? एक्सपोर्ट दैट आर इंटेंडेड टू रीइंपोर्ट। पहले क्या किया, यहां से हमने एक चीज एक्सपोर्ट कर दी, बैग एक्सपोर्ट कर दी, और वहां पे गोदाम में जाके रख दी, और फिर वहीं से क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने वाला उधर आपका खालू का बेटा बैठा हुआ, वो बाद में चुप करके वापस भेज देता है, लेकिन इधर से आप टैक्स छुड़ा लेते हैं। तो इस तरह की कोई शरारत होगी तो हम उसको माफ नहीं करेंगे, और वही विटामिन सी की गोलियां पहले यहां से एक्सपोर्ट कर दी और फिर उधर से स्विट्जरलैंड की मोड़ लगा के इंपोर्ट कर दी।
तो ऐसा हम करने नहीं देंगे। गुड्स आर हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड। आपके सामने जहाज पे चढ़ाई और पल्ले दरवाजे से निकाल ली, एयर होस्टेस साथ मिली हुई थी। अच्छा बच्चों, गुड्स डेट चुपुर्जी का जहाज दिखा दिया, ये देखे माल बाहर जा रहा है, तस्वीर में आ गया, बाहर में जाके देखा जहाज वहीं खड़ा पक्के पैरों पे। अच्छा बच्चों, गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कुछ मुल्कों में एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होता, वो मेंशन है। अफ्रीका से अक्सर पैसे नहीं आते, बाद मुल्कों से आते ही हैं, डूब भी जाते हैं। तो कोई बंदा के मैंने यहाँ एक्सपोर्ट किए, तो उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है, इसराइल है जिनसे हमने तिजारत नहीं करनी, अगर वहां एक्सपोर्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हमने बता दिया। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, अब हुआ ये, आगे देखते हैं कि गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन 5 जनवरी 2017, कन्वेंस अराइव्स एंड गुड आर डिलीवर्ड ऑन जी 15 जनवरी को। अच्छा तो देखिए बात सीधी सी है कि डिक्लेरेशन बेशक आपने कर दिया हो कब, 5 जनवरी को, लेकिन चीजें आई हो कब, 15 जनवरी को, तो फिर क्या होगा, रेट ये वाला लगेगा। इस तरह का सवाल पेपर में बनाया जाता है कि ये चीज का डिक्लेरेशन इस तो दिन को हुआ और डिलीवर कब हुई, अब रेट कौन सा लगेगा। तो देखते हैं कि क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं होता, बस इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा बच्चों, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 5th स्केड्यूल। 5th स्केड्यूल से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट यानी सप्लाई टू डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज, यानी ये 5वें स्केड्यूल की थोड़ी सी तफसील आ रही है। वो सामान जो किसी डिप्लोमेट को गया, कॉन्सुलेट्स को गया, प्रिविलेज पर्सन्स को गया, जैसे एमपी एमएनए हॉस्टल्स को गया, 0 रेट हो सकता है, आर्मी को गया। अच्छा जी, सप्लाईज आर ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री शॉप को कुछ सप्लाई चली गई, जहां नाम ही ड्यूटी फ्री है तो फिर उस पर 0 रेट ही लगेगा। और जब सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, EPZ सप्लाईज ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर प्लांट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ, EPZ क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। तो अगर सामान आके फिर एक्सपोर्ट में ही इजाफा कर रहा है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आ रहा है तो ठीक है, 0 रेट लगा देते हैं, ठीक है ना। एंड देन गुड्स एग्जेम्प्टेड इफ एक्सपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरर हु मेक लोकल सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, कि अगर ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट करके लोकल सप्लाईज की जाती हैं, दोनों चीजों में टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में, तो फिर इसको बीच में से क्या करेंगे, ये एग्जाम्प्ट चीजें बन जाएंगी। तो एग्जाम्प्ट कौन सी है, एक्सपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरर हु मेक्स लोकल सप्लाईज ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड गुड्स, दोनों में आ जाती है, तो हम इनको भी एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ये उनकी अब चॉइस है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, क्या आ गया, गुड्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। कौन सी, गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई व्हेनेवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट to immediate action for the purpose of national security, national disaster and national food security। ये पैराग्राफ वहां भी हम पढ़ गए हैं। नामुसीद हालात के अंदर वो कह सकते हैं कि इनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, ये टैक्स से एग्जम्प्ट कर दी गई। अच्छा वहां कहा गया था टैक्स का रेट 0 कर दिया जाएगा, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, एग्जम्प्ट की जा सकती है। अगर तो उन्होंने शॉर्ट वाइल के लिए करना हो तो 0 रेट पे ले जाएंगे, और अगर लंबे अरसे के लिए करना हुआ एग्जैक्ट डालेंगे। और उसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, प्रोडक्ट्स यानी फूड शॉर्टेज है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये चीज हो सकती है। क्लियर बच्चों, मजहब में भी डिजास्टर ही आया हुआ क्या है, आप सोचे हमारे मुल्क में डिजास्टर ही आया हुआ, आप अपने प्राइम मिनिस्टर द्वारा तो नहीं सुन रहे नहीं। अच्छा तो कहने का मतलब डिजास्टर ही आया हुआ, हालात जो सूरत है नहीं बच्चों, है कि नहीं। अच्छा कल ना थोड़ा सा हमने ये किया था कि एक न्यूमेरिकल पहले मैंने कराया हुआ आपको, इससे पहले कल के सवाल से पहले, लेकिन कल जरा हम सीधा ही ले गए थे पास पेपर पे, तो मैंने देखा कि आपको समझ तो आ गई थी, लेकिन जिन बच्चों ने घर जाके काम नहीं ना किया और उसको रीसॉल्व नहीं किया, उनके लिए वो 0 है।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि कल मैंने टेस्ट में देखा है कि बच्चों ने बिल्कुल प्रोसीजर को समझा ही नहीं किसी चीज के कि करना क्या है। तो आज मैं एक सवाल लेके आया हूं। ये सवाल जो है ये सितंबर 2005 का है, 8 नंबर का है। जो कल मैंने टेस्ट में दिया था वो 2003 का था, ये 2005 का है। और जो मैंने कल कराया था वो थोड़ा सा लेटेस्ट वाला सवाल था, उसकी स्टेटमेंट भी आ रही होगी, थोड़ा लेटेस्ट वाला सवाल था, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज कर ली थी हमने। अच्छा, तो ये सवाल एग्जैक्टली मैं ले आया पास्ट पेपर से। अच्छा, अब आपने बड़े गौर से देखना है, और अगर आपने कल वाला सवाल नहीं किया तो प्लीज जाके करना। अगर आपने ना किया, आप यकीन करें आप 15 नंबर खुदा वास्ते में गवा देंगे, सीधे सीधे 15 नंबर जो आप आ सकते, यानी कोई चक्कर ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं आप 10 मिनट में 15 नंबर ले लेंगे पेपर में जाके, अगर आप ये 5-10 सवाल मेरे कहने पर सॉल्व करें। खुद करें, मुझे देखें और खुद करें। 5-10 सवाल 15 नंबर ये वाले आपके आ जाए। अच्छा, चलिए सबसे पहली बात ये करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, पहला काम हमेशा ये किया करें कि वर्किंग वन बनाया करें। अच्छा, वर्किंग वन आपने क्या बनानी है मैं बताता हूं। वर्किंग वन में हमेशा आपने असेस करना है इनपुट टैक्स को। हमेशा क्या करना है, इनपुट टैक्स को पहले हमेशा ये कर, क्योंकि आउटपुट से पहले किसको असेस करना शुरू कर दे, आउटपुट से पहले इनपुट टैक्स को असेस करना शुरू कर। अच्छा, दूसरा काम ये करें कि छोटे सवाल में आल्दो जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं कहूंगा नहीं यार वर्किंग कर लिया करो। जैसे कल मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको इतनी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने सेल्स को असेस किया तो आपको समझ आ गई। तो आप ये काम कर ही लिया करें कि वर्किंग वन में इनपुट को असेस करने के बाद हमेशा सेल्स को क्लासिफाई कर लिया करें। क्लासिफाई सेल्स को क्लासिफाई कर लिया करें। अब पहले इनपुट टैक्स का अंदाजा लगा लिया वर्किंग वन में, और फिर सेल्स को क्लासिफाई कर लिया। फिर आप क्या किया करें कि इन दोनों की मालूमात को इस्तेमाल करना है, इसकी भी और इसकी भी, ये दोनों मालूमात इस्तेमाल होंगी, और इसकी मदद से इनपुट अपॉर्शनमेंट होगी, किस पे कितनी लगी है, इनपुट अपॉर्शनमेंट होगी इन दोनों की मालूमात की मदद से। भाई इन दोनों की मालूमात क्यों चाहिए, अगर बंदा क्रिटिकली सोचे, सीधी बात है, हमें इनपुट आमतौर पे इकट्ठी दी होती है और जो सेल होती है आउटपुट वो क्लासिफाई की होती है। तो सेल की क्लासिफिकेशन और इनपुट टैक्स के असेस होने के बाद इनपुट टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेशो के साथ जो मिलेगी सेल्स की क्लासिफिकेशन से, तो इससे इनपुट एलोकेट हो जाएगी कि इनपुट टैक्स किस पे कितना है, इनपुट टैक्स किस पे कितना है। तो चौथा स्टेप जो होगा वो होगा आपका एग्जाम का फेस बनाने का, एग्जाम का फेस बनाने का। एग्जाम के फेस में हमेशा इनपुट टैक्स में से आउटपुट माइनस किया जाता है टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल के लिए इनपुट के लिए में से आउटपुट माइनस किया जाता है, और फिर उसके बाद वो जो 3% ज्यादा टैक्स होता है वो ऐड किया जाता है उन लोगों का जो अनरजिस्टर्ड बायर थे। अनरजिस्टर्ड इनपुट तो कट ही जाती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड बायर तो नहीं ना कटता, उसका 3% ऐड होता है, और उसके बाद रिफंड लिख दिया जाता है। कितना रिफंड नहीं, सॉरी, पहले कैरी फॉरवर्ड कर लिया करें, इनमें से जो सा मर्जी पहले कर ले। कैरी फॉरवर्ड कौन सा, वो इनपुट टैक्स इस दफा माइनस नहीं हो सका, रिमेनिंग रह गया है, और फिर रिफंड का बता दिया करें कि ये रिफंड हो जाएगा कौन से वाला, जो जीरो रेट होगा, जो जीरो रेट होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 मेन काम करने हैं, ठीक है जी। तो फिर आपका सवाल बआसानी हल हो जाएगा। क्लियर जी? अच्छा, तो अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी।
तो चलिए हम अपने सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं और इसी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि वर्किंग वन बनाते हैं और वर्किंग वन में हम इनपुट टैक्स को असेस करने की कोशिश करते हैं। अब इनपुट टैक्स कौन सा है कि हमने परचेजेस ढूंढनी है कौन कौन सी की है। तो एक परचेज ये है और एक परचेज ये है, इनमें से एक आगे जाएगी और एक कट जाएगी। कौन सी वाली आगे जाएगी? रजिस्टर वाली आगे जाएगी और एक जो है वो कट जाएगी। ठीक है जी। तो हम यहां लिखेंगे परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितनी? 4000 मल्टीप्लाई बाय 17%, क्योंकि हमें इनपुट टैक्स का अंदाजा करना है। तो 17% आएगा तो ये आ जाएगा 680, 680। ठीक है जी। अच्छा 680 मैंने इसलिए लिखा कि ये डाटा मैंने किस में लिया है? थाउजेंड में ले लिया, फिर जुबानी हो जाएगा ना। अच्छा अब आ गया बच्चों आगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड का जो है यहां क्या डाल देंगे? डैश। ठीक होगी बात। अब वापिस आके देखें ना तो मुझे इसके अलावा कोई परचेज नजर नहीं आती। हाँ एक चीज नजर आती है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, और वो कितना है? 1 लाख। ठीक है। एंड गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो अगर वो हो भी तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि रूल नहीं मानता। अच्छा अब बच्चों बात आ गई, पीछे रहेगी क्या हमारी? सप्लाई 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 सप्लाई। तो अब जो सप्लाई है पहला काम हो गया जी, ये वाला काम डन हो गया। चलिए अब हम वर्किंग 2 में चलते हैं और क्लासिफाई करते हैं अपनी सेल्स को कि हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन की है। देखिए सबसे पहले वो सेल है जिन पर हम टैक्स लगाएंगे। 17% लगाएंगे या 20% लगाएंगे, टैक्सेबल होगी। यानी वो कौन कौन सी है? वो ये वाली दो हैं, ये और ये दोनों पे टैक्स लगाएंगे, चाहे रजिस्टर्ड आए चाहे रजिस्टर्ड आए। लिहाजा इन दोनों को हम जमा करेंगे, यानी 5000 जमा 1500, 1500 ये 1000 है, 1500 कितना हो गया? 6500। ठीक है जी, 6500। तो हम इसको कर देते हैं 6500। ठीक है, सही बना है। उधर से मैं 5000 लाया था और इधर से मुझे कितना लाना चाहिए था? 1500 लिखना चाहिए था, 1 0 ज्यादा। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको, एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया मेरा जीरो रेट। जीरो रेट कौन से वाला है? जो मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट कौन से वाला किया है मैंने? एक्सपोर्ट मैंने ये किया है जिसको मैं कह रहा हूं 3000, ये मेरा एक्सपोर्ट है। और जो मैंने एग्जेम्प्ट वाला किया है वो कौन से वाला है? 1000। एग्जेम्प्ट वाला कितना है? 1000। टोटल कितना हो गया? यहां से चलते हैं तो सारे काउंट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे क्लास में आ गए। अच्छा तो टोटल किया कितना बना? 10,500। ये आ गई हमारी सेल्स क्लासिफिकेशन। दूसरा काम भी हो गया जी। तीसरा काम क्या है? अपॉर्शनमेंट। तो अपॉर्शनमेंट कर लेते हैं वर्किंग 3 के अंदर। वर्किंग 3, apportionment of input tax, apportionment of input tax, apportionment of input tax। तो इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट में टेबल तकरीबन वही वाला बनेगा जो वर्किंग 2 में बना है। टैक्सेबल, जीरो रेट, एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो
चार यहाँ पे हम ये कर लेंगे कि इसका इनपुट टैक्स एलोकेट करने जा रहे हैं। इनपुट टैक्स तो 6500 डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाय 680। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसके अंदर मशीन भी होती वो भी ट्रीट हो जाती। लाकाल के सवाल में मशीन भी थी। अच्छा बच्चों, तो क्या बन गया? शाबाश। 6500 जी बच्चे कहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट होता है ना जीरो रेट, ये वाला। तो देखिए मैंने इतना ही लिखा है ये। अच्छा ये वाला, इसको 680 लिखना है यहाँ पे ये, और यहाँ पे लिखना है क्या? 3000। हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया। चले ठीक हो गया बच्चों। चले जी कर दें जी कैलकुलेट। 420 एग्जैक्टली आपका नंबर। अगला 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 शाबाश। 194 जी। जी शाबाश। कितना आएगा बच्चे? 64 क्लियर जी। अच्छा बच्चों चलिए, ये हो गया जी हमारा डन मामला। अब क्या बनाना है? ये भी डन हो गया। अब क्या करना है? फेस। अब क्या करना है? फेस। अच्छा, एग्जाम्पल को तो यही काट नहीं देना चाहिए हमें, थोड़ा ज़हनी तौर पे वहां बेशक ना काटें, ज़हनी तौर पे काट दें। और जब हम इसका फेस बनाना शुरू करें तो ऊपर खूबसूरती खुद ही पैदा कर लेंगे। मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि सबसे पहले मैं अपना रिफंड लिख देता हूं। रिफंड फॉर जीरो रेट जी। कितना रिफंड मिलेगा? 194। ठीक हो गई जी बात। अब बताइए, जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट से आएगा या सेल से आएगा? सेल से आएगा। क्यों सब बच्चे? आउटपुट टैक्स। तो हम आउटपुट टैक्स निकालेंगे सबसे पहले सेल से। तो टैक्सेबल सेल आएंगी ना पहले, और वो कितनी है? 6500। तो 6500 सेल है हमारी। 17% इसका जब निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 17% जब इसका निकाला जाएगा 1105। अच्छा 1105 ये हो गया ना, 1105 कह दो ना यार, कमाल बात है। अच्छा, अब इसके अंदर से आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस होगा? ये काम हो गया जीरो रेट वाला। क्या होगा? आउटपुट में से इनपुट माइनस होगी। यहाँ वो इधर होना चाहिए, आई इधर होना चाहिए। ऐसा ना हो बच्चा पुट्ठा काम कर दे जाके। अच्छा बच्चों क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो अब फिर क्या करूं? इनपुट। तो इनपुट के जब भी यहां लिखा जाता है तो लोग कहते हैं हमेशा लिखा करो लोअर ऑफ। एक ले लिया करो एक्चुअल, और एक ले लिया करो 90% ऑफ सेल। तो सेल डायरेक्ट लिख देता हूं ना यार। 1105। एक्चुअल जो है वो कितना है? एक्चुअल है आपका 400। इनपुट प्रोपोर्शनमेंट हो गई थी ना, तो टैक्सेबल की ये लिखी हुई है, तो यहां से ले लेते हैं 420 को इधर
ये आ गया 420 और पिछले वाला कोई पड़ा तो नहीं हुआ, पड़ा हुआ है ये देखिए 100, लेकिन यहाँ पे भी आपको ऊपर लिख देना चाहिए तीन अंडे रख देने चाहिए ऊपर पहले, ऐसा ना हो अंडे उसके मुंह पे ना मारे, वो अंडे आप मेरे मुंह पे मार रहा हो। बेहतर है कि अंडे उठा के अपने रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर के सामने रख दिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, ससुराल की भी एक इज्जत होती है। अच्छा बच्चों 995, लोअर ऑफ कौन सा है 520, तो 520 यहां पे रख दिया जाए। बाकी क्या बचा 585 और इसके बाद इनपुट एक और आएगी किसकी, सेल लोअर ऑफ नहीं सेल टू अनरजिस्टर्ड, तो जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी सेल का 3% अजाफी ऐड करना पड़ेगा। क्या ख्याल है बच्चों? तो देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड को सेल कितना किया था, 1500 किया था कि 5000 किया था, 1500 किया था, तो 1500 को करना पड़ेगा, कितना आएगा 45 आ गया, ये इसमें क्या हो जाएगा, कितना बन गया 630। अब यहां आने तक एक रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, आ रही है? क्यों आती है कि इनपुट टैक्स हमने दिया 995 अलाउड था, लेकिन हमें कितना दिया गया 520, तो इसका जो डिफरेंस है वो कौन देगा हमें? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंस उसको डील करेंगे। कितना डिफरेंस डील करेंगे को बच्चा बता सकता है? शाबाश। हाउ मच डिफरेंस? नहीं करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम ले चुके हैं। अगर कम होता तब देख क्या मतलब यहाँ, तो इसका मतलब है आज रोने की आवाज नहीं आ रही है, आज मुस्कुराने की और खी खा आ रहा है। नहीं बच्चों, तो कैरी फॉरवर्ड नथिंग, बिकॉज पूरा ही आप ले गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चों हो गया हमारा सवाल मुकम्मल। क्या कैरी फॉरवर्ड की? अच्छा, यूं समझ लो कि अगर ये 420 है ना, अब यहाँ पे ये 90% हम लेते, पर 90% आ जाता, हम मल्टीप्लाई करते और ये वैल्यू छोटी होती, समझ ले 500 होती, तो 500 का 90% क्या आ जाता, 500 का 90% 450, तो आपको 450 माइनस करना पड़ता और ऊपर कितनी वैल्यू होती 520, ठीक है ना, ये वाली, तो फिर आपका 70 रह जाता, वो कैरी फॉरवर्ड होता, ठीक है। कि अगर 90% लेस अलाउ कर देता तो आप लेस माइनस करते, और हकीकत में इनपुट पे कितना टैक्स दिया हुआ है 520 दिया हुआ है, तो फिर 520 का क्या करते 450 अब ले लो, 70 कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो जब भी 90% कम आए एक्चुअल से तो कैरी फॉरवर्ड होगा, और जब भी 90% ज्यादा है एक्चुअल से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, पूरा आपको मिल गया। ठीक हो गई बात? नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल? तो ये सवाल जो है ये सॉल्व हो गया, और ये मैंने समझाया है तब भी इसमें 25 मिनट लगे, और जब आपने किसी से समझना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, और आपने ये भी नहीं बनाना, तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगा ले, बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। 5 मिनट का काम है, और 5 मिनट में आप 8 नंबर लेके अपनी जेब में डाल चुके होंगे, और अगर 8 नंबर का एक सवाल आया तो फिर 2 छोटे सवाल आएंगे, और अगर 15 का आया तो एक ही आएगा, 15 या 16, जैसे कल वाला सवाल। नो प्रॉब्लम बच्चों। अच्छा, अब मैं सवाल में थोड़ी सी तरामीम की गई थी। एक्चुअल सवाल ये वाला था,
ये सारा सवाल क्या है, सेम है, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट में फर्क है। क्या फर्क है बोलो? एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स लेजर रिवील्ड दैट एन अमाउंट ऑफ 1 लाख स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज मेड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर। यानी हमने उससे 1 लाख लेना है, हमने उससे 1 लाख लेना है। शायद हमने माल वापस कर दिया होगा, डेबिट नोट आ गया होगा हमारे पास, क्या हाल है? तो लिहाजा हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनपुट करते हुए, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट करते हुए हम ये करेंगे कि जो रजिस्टर्ड परचेज थी, कौन सी रजिस्टर्ड परचेज थी, गालिबन रजिस्टर्ड परचेज जितनी भी थी, सपोज कर लिया कि कितनी थी 4000, तो 4000 रजिस्टर्ड परचेज थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 17% से, कितना बना था 680। इसमें से वो डेबिट नोट जो आपको इशू किया हुआ था अजाफी रकम जाने की वजह से, ठीक है ना, इसके रिटर्न ऑफ पे परचेज में से, तो आप ऐसा करेंगे इस 1000 का 17% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 170, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो आप इसमें से 100 है तो 100 कर दें, तो फिर कितना आएगा 17, तो 17 आप इसमें से माइनस कर देंगे, पीछे रह जाएगा 663। सिर्फ ये फर्क आएगा इनपुट में। तो ये जो इनपुट आपकी आई थी, ये कितनी आई थी, ये देखिए, शाबाश, हाउ मच इनपुट, नहीं सॉरी ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट 680 वाली, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बस बाकी सारा सेम ही रहेगा। क्लियर जी? मैंने कहा कल को आप सवाल देखेंगे, सर ने बड़ी मिलावटें कर के करा दिया है, देखो सवालों में बड़ा फर्क है। मैंने कहा नहीं यार, अपने ऊपर लंबा बंदा क्यों ले, नहीं बच्चों। अच्छा, अब इसमें ना एक बात आ जाती है, वो ये है कि आज ना एक सवाल और हल कर लिया जाएगा, 2003 वाला 2 बजे जो कल टेस्ट में किया था वो हल हो जाए, तो 2 सवाल हल हो जाए छोटे वाले, और फिर वो वाला सवाल जो कल हमने किया था उसके बाद किया जाए, तो कितना मजा आएगा। नहीं, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो करने के बाद ये करेंगे। डन होगी बात? चले फिर आप बच्चों से मुलाकात होगी कब है, 2 बजे, कब